नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमने यह डिसाइड किया था कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं, उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो उसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को देखेंगे। हम समझेंगे कि यह संस्थाएँ किस प्रकार से काम करती हैं, कैसी इसकी संरचना है, इनमें अंतर क्या है और हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ हम यह भी समझेंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, वह एग्रीमेंट कैसे इसके पीछे आधार का काम करता है और कैसे यह संस्था पेरिस के सिद्धांतों पर काम करती है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएँगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे यह संस्थाएँ काम करती हैं। आप ऐसे समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह तय किया गया कि इस तरह की घटना अब दोबारा ना हो। ऐसा पहले विश्व युद्ध के बाद भी तय किया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी संस्थाएँ बनाई गईं, जो संस्थाएँ इसलिए काम करें कि ऐसे विवाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना हो और उनके पीछे यह तय किया गया कि संस्थाएँ बनाई जाएँ। मतलब ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बनाई जाएँ, जो देश की समस्याओं को देखें, लोगों की समस्याओं को देखें, जिससे जो विवाद है वह विवाद ना हो। क्योंकि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, हम बहुत डिटेल से इसको नहीं समझेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनैतिक कारण है, तो कई सारे कारण हैं। अलग-अलग कारणों के लिए अलग-अलग संस्थाएँ बनाई गई। जैसे आर्थिक कारणों के लिए डब्ल्यूटीओ का बेस तैयार किया गया, यानी वह संस्था यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, यही संस्था जाकर आगे डब्ल्यूटीओ बनती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग संस्थाएं बनी, जैसे डब्ल्यूएचओ बना या इसी तरह की और संस्थाएं बनी। राजनैतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी संस्थाएं बनी, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल बनी। इसी क्रम में एक बेस तैयार हुआ कि जो मानवाधिकार है किसी भी देश में, उसकी रक्षा की जाए। तो मानवाधिकार के लिए जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत को कहते हैं पेरिस सिद्धांत। और पेरिस सिद्धांत में यह तय किया गया कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के जो मूलभूत अधिकार हैं, वह उसको किस प्रकार से मिल सकते हैं, उनमें कोई कटौती ना हो और उसके लिए किस प्रकार से कानून बनाकर उन अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, यह बात भी तय की गई। इसी क्रम में भारत में बना मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर। आप बेस समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग क्यों बनाया गया और इसके पीछे जो पूरा सिद्धांत है वह क्या है। अब हम इसके तथ्यों को समझते हैं, जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। यह भारत सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब यह कि यह किसी के अंडर काम नहीं करता, बल्कि एक अपनी इंडिविजुअल बॉडी है जो खुद से काम करती है। का मतलब यह इसे कोई नियंत्रित नहीं करेगा, इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा और जब इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो यह स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। यह डेट आप याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 में। अब यह संस्था कैसी है? यह एक सांविधिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। अंतर क्या है? संविधान में प्रोविजन नहीं है, यानी संसद के अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है। और वह अधिनियम कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसके बारे में उल्लेखित या इसके बारे में बताया नहीं गया है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा, यानी यह एक सांविधिक निकाय है। इसे 2006 में संशोधित भी किया गया। अभी हम समझेंगे कि क्या संशोधन हुए थे। यानी 12 अक्टूबर 1993 में यह संस्था स्थापित की गई। देश क्या है इसकी स्थापना के पीछे? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब जो आपका पेरिस सिद्धांत है और जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह किस प्रकार से आपस में कनेक्टेड है। 10 दिसंबर 1948 में आया यूडीएचआर डिक्लेरेशन। क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
तो जैसा मैंने आपको पीछे अभी बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुई, तो इस तरह की संस्थाएं बनाई गई कि जो समस्याएं हुई थी समाज में, उन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में इस डिक्लेरेशन को घोषित किया कि कैसे जो मानव अधिकार हैं, उन अधिकारों को संरक्षित किया जाए और कौन से बेसिक जो राइट है वह हर इंसान को यानी हर मानव को मिलना चाहिए। तो घोषित कब हुआ? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम देखते हैं कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कब मनाते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1948 में पेरिस में एक डिक्लेरेशन आया और उस डिक्लेरेशन से यह घोषित किया गया कि जितने भी मानव हैं यानी जितने भी मनुष्य हैं, उनका क्या अधिकार होना चाहिए। यही आगे चलकर बेस बना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अधिकार घोषित किए गए। इसको लागू करवाने के लिए यानी इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनी? संस्थाएं बनी। यानी हर देश ने अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनाई और उन संस्थाओं के माध्यम से अपने अपने देशों में क्या किया? मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास किया। तो भारत में कौन सी संस्था बनी? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या आप ध्यान रखेंगे? एक तथ्य आपसे और पूछा जा सकता है कि 48/134 डिक्लेरेशन क्या है? अब यह बहुत टेक्निकल हो सकता है, शायद आपको ना समझ में आए या फिर परीक्षा में आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। आपसे यह नंबर देगा सिर्फ कि 48/134 क्या है। ये दरअसल जो आपका पेरिस सिद्धांत है, यह सिद्धांत घोषित कब हुआ? 1948 में। लेकिन जो पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला जिसमें इस सिद्धांत को अपनाया गया, वह कब हुई? अक्टूबर 1991 में। यानी इन सिद्धांतों को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार अपनाया गया, तो वह साल कौन सा था? 1991 में। और जब इसका समर्थन किया गया, तब किया गया 20 दिसंबर 1993 को। तो जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव का नाम क्या था? 48/134। अब इसका मतलब क्या है? 48 का मतलब हो गया 48 सत्र, यानी 48वां सत्र, और 134 का मतलब क्या हो गया? 134वां प्रस्ताव, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48वें सत्र में जब इसका 134वां प्रस्ताव आया, तो उसमें बात की गई किसकी? पेरिस सिद्धांतों की, और उन्हें किस प्रकार से लागू किया जा सकता है उसकी। अब यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुत सारे विचार आते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं वह अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने विचार रखते हैं और उनका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह संस्था है। इस संस्था के तहत बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे यहाँ व्यापार से संबंधित जो विषय हैं उनकी चर्चा होगी, मानवाधिकार से संबंधित जो विषय हैं उनकी चर्चा होगी, तो आर्थिक समस्याएं हैं उनकी चर्चा होगी, तो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी चर्चा होगी। कोई नया विषय है, जैसे किसी देश को समर्थन देना है कि नहीं किसी विषय पर, किसी देश की निंदा करनी है किसी विषय पर। आपने बार बार सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि इस देश की निंदा की जाएगी, या फिर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, इसकी निंदा की जाएगी। तो उसमें आपने फिर यह भी सुना होगा कि भारत ने क्या किया, उसमें किसी देश का पक्ष लिया है या किसी देश का पक्ष नहीं लिया है, या भारत ने क्या किया है, वोटिंग ही नहीं की है। तो इस तरह के विषय आप बार बार सुनते होंगे। इसी क्रम में यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस बैठक में पेरिस सिद्धांत को भी पेश किया गया और उसको समर्थन दिया गया। जब इसको समर्थन दिया गया, तो अब राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं बनेंगी और उन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से हर देश में मानवाधिकार की रक्षा की जाएगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, कौन सी धारा है पेरिस सिद्धांत की जो मानवाधिकारों के विषय में सबसे ज्यादा बात करती है? तो इसकी धारा कौन सी है? 21D, यानी पेरिस सिद्धांत की जो धारा है 21D, इसी के तहत मानवाधिकारों की बात की जाती है, जिसमें व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, इन सारे अधिकारों की बात की जाती है। इनको किस प्रकार से लागू किया जाए, कैसे संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिससे यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिल सके। तो पेरिस सिद्धांत क्या था वह हमने समझा, कब घोषित हुआ वह हमने समझा, कब लागू हुआ वह हमने समझा, लागू करने के पीछे जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव कौन सा था, क्योंकि यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वह प्रस्ताव हमने समझा। 10 दिसंबर की डेट आप याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस है। इसके साथ साथ पेरिस सिद्धांत की धारा आपको याद रखना होगा 21D, जिसके तहत यह काम करता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो एनएचआरसी है, अभी हमने समझ लिया कि बेस क्या है, एनएचआरसी
क्यों बना? तो इसकी जो विशेषताएँ हैं, उसे हम समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है कि जो मानवाधिकार हैं, उन घटनाओं की रोक हो, उनकी जाँच हो, या इसका लक्ष्य है लोगों में जागरूकता बढ़े और समाज में जो मानवाधिकार हैं, उनके बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। मानवाधिकारों की रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए उचित उपाय अपनाए जाएँ, उनके लिए सुझाव हो। तो यह सारा काम क्या है? एनएचआरसी का। अब यह काम करेगा कैसे? यह शिकायतों को सुनेगा और उनकी जाँच करेगा। यानी अगर कोई घटना हुई, तो उस घटना की क्या करना होगा? सूचना देना होगा किसे? एनएचआरसी को। एनएचआरसी क्या करेगी? उस घटना की जाँच करेगी और जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो अदालत है, वह अदालत क्या करेगी? कार्यवाही करेगी। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी के पास सजा देने की शक्ति नहीं है और यहीं से यह टॉपिक टफ हो जाता है। आपसे अंतर पूछेगा कि किस तरह के अधिकार हैं एनएचआरसी के पास, और फिर जब हम एनालिसिस वाली बात करते हैं या फिर जब हम मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहां पर बात की जाती है कि जो एनएचआरसी के पास शक्तियां हैं, क्या वह शक्तियां पर्याप्त हैं जिससे देश में मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। तो वह मेंस का टॉपिक है, उसे हम कभी और डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हम प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं। तो एनएचआरसी का काम क्या है? मानवाधिकारों की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों की जांच करना और उन पर अपनी रिपोर्ट देना। जो आपके सरकारी अधिकारी हैं और जो आपके सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को यह रिपोर्ट सौंपती है। यानी किसी भी विषय की इसने जांच की, जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को किसी सरकारी अधिकारी, किसी सरकारी संस्था या फिर अदालत को यह सौंपती है और उसके बेसिस पर आगे कार्यवाही की जाती है। यानी रिपोर्ट तैयार करना और सरकार को सुझाव देना, यह इसके दो सबसे प्रमुख कार्य हैं। इसकी संरचना क्या है? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो इसका एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसकी संरचना को आप इसके विचारों से समझ सकते हैं। कैसे? यह संस्था क्या काम करेगी? मानवाधिकारों की रक्षा करेगी। किससे? किसी से भी। यानी सरकार भी अगर कोई ऐसा काम करे जिससे मानवाधिकारों पर कोई संकट आए, उससे भी रक्षा करेगी। इसके साथ साथ जो नागरिक है, वह कुछ ऐसा करे, कोई संस्था है वह ऐसा कुछ करे, कोई नियम है या फिर कोई कानून है, अगर वह ऐसा कुछ करे, या फिर कोई पर्यावरण से जुड़ी समस्या है जो नई आ रही है, तो इन सब पर क्या करेगा? यह सुझाव देगा और उसके साथ साथ क्या देगा? अपनी रिपोर्ट देगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अध्यक्ष है, यानी इस संस्था को जो लीड कर रहा है, वह कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। और निष्पक्ष होने के लिए क्या आधार है? एक तो वह एक्सपीरियंस्ड हो, दूसरा लाभ उससे ना जुड़ा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका यह अध्यक्ष होगा, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, यानी फिर से यह किसी भी संस्था में, यानी जो सरकारी संस्था है, उसमें शामिल नहीं हो सकता है। तो अध्यक्ष कौन होगा? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यानी न्याय की इसको समझ भी हो ठीक से। इसके साथ साथ इसके 4 पदेन सदस्य भी होंगे। कौन कौन होगा? एक जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उसका जो अध्यक्ष है, वह किसका सदस्य होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और अनुसूचित जाति आयोग है, इसके अध्यक्ष, और जो आपका महिला आयोग है, इसके अध्यक्ष को अल्पसंख्यकों का जो मामला है, अनुसूचित जाति का जो मामला है, अनुसूचित जनजाति का जो मामला है और महिलाओं से जुड़ा जो मामला है, इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी इन संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन संस्थाओं को बनाया गया है, यह डेडिकेटली किसी एक विषय को देख रही हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, तो यह अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को देखेगा। अनुसूचित जाति आयोग है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित जो लोग हैं, उनके मामलों को देखेगा। लेकिन जो इनके अध्यक्ष हैं, वह सदस्य किसके होंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इससे क्या होगा? जो इनकी बात है, वह एक संस्था के पास जाएगी। अब इससे क्या होगा? हो सकता है कि जिस तरह की समस्या यहाँ हो, उसी तरह की समस्या यहाँ हो, उसी तरह की समस्या यहाँ हो और उसी तरह की समस्या यहाँ हो। यानी एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था है, और यह भी आपकी राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन एक ऐसी बॉडी भी है जो इन सभी की समस्याओं को एक साथ सुनेगा। इसीलिए जो इनके अध्यक्ष हैं, वह इसके सदस्य हैं, और क्योंकि यह इसके सदस्य हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को यह लोग आसानी के साथ सुलझा पाएंगे। तो आयोग के अध्यक्ष हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? यानी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति में कौन कौन शामिल होगा? तो आप बेसिक कॉमन सेंस से समझिए। एक तो सरकार का कोई व्यक्ति होगा, वह शामिल होना चाहिए। अब सरकार में भी दो चीजें हैं, एक आपका सत्ता पक्ष। अब यहाँ लोग अंतर कर जाते हैं। सरकार का मतलब वो यह मानते हैं कि जो सत्ता में है वही क्या है? सरकार है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो विपक्ष में है, वह भी सरकार है, यानी उसकी भी भूमिका है। उस सरकार के लोग, यानी सत्ता पक्ष
और विपक्ष के दोनों लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक इस संस्था की जो ऑथेंटिसिटी है, उसको लोगों को एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो क्या है, दोनों पक्षों के लोग इसमें शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष आपको दे देगा। तो अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है। इसका अध्यक्ष राज्यसभा का। लेकिन यहाँ पर उपसभापति है, यानी उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होगा, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति शामिल होगा। संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जो विपक्ष के नेता है, वह इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री है, वह भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा के केस में आप ध्यान रखेंगे, इसका उपसभापति, दोनों सदनों के पक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, यह सारे लोग मिलकर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब जो इसके सदस्य हैं, वह तो बाय डिफॉल्ट हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, वह बाय डिफॉल्ट हैं। कैसे? क्योंकि जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, जैसे महिला आयोग है, उसका जो अध्यक्ष है, वह बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? इसका सदस्य हो गया। तो सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो रही है? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वह किसी संस्था के अध्यक्ष हैं। वहां उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है, वह हम आगे देखेंगे। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति कैसे हो गई, वह हमने समझ लिया। इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्यकाल कितना है? 5 साल या फिर 70 वर्ष। यानी जब इनकी नियुक्ति हुई, उससे 5 साल या फिर 70 वर्ष, यानी 70 वर्ष इनकी आयु हो जाए। इन दोनों में से जो पहले होगा, यानी कि या तो वह 5 साल का कार्यकाल पहले पूरा कर लें, या फिर 70 वर्ष की जो आयु है, उसे पूरा कर ले। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, वही कार्यकाल होगा इसके अध्यक्ष का। और जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने कार्यकाल के पश्चात, यानी 5 और 70 का जो यह कार्यकाल है, इसके पश्चात जो इसका अध्यक्ष है और जो इसके सदस्य हैं, वह केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों में किसी भी पद पर योग्य नहीं है, यानी इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब यह कार्य कैसे करेगा, उसे हम समझते हैं। इसके पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे, यानी लोगों से पूछताछ करना, किसी को भी आदेश देना कि वह पूछताछ के लिए उपस्थित हो, यानी सिविल न्यायालय के जो मामले हैं, उस प्रकार की ही शक्ति है किसके पास? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। इसके साथ साथ यह केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर किसी भी अधिकारी की या किसी भी एजेंसी की सेवा ले सकता है। यानी जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वह राष्ट्रीय स्तर के किसी अधिकारी को या फिर राज्य स्तर के किसी अधिकारी को या फिर किसी संस्था को, जिसको चाहे उसको जांच में शामिल कर सकती है, उसका सहयोग ले सकती है। और इस केस में ना तो केंद्र और ना ही राज्य, ना कोई संस्था उसको मना कर सकती है। यानी यह जिसको चाहे, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे वह राज्य स्तर पर है, चाहे वह संस्था है कोई, जिसको चाहे उसको जांच में शामिल कर सकती है। और उसे सहयोग करना होगा किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यह जांच करती है। जांच किसकी करेगी? किसी भी शिकायत का। लेकिन वह शिकायत 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कोई घटना हुई, उस घटना की शिकायत की जाती है किसके पास? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के पास। लेकिन उस घटना के घटित होने का जो कार्यकाल है, यानी अगर कोई घटना हुई और उस घटना के घटित होने के 1 साल के बाद इसकी शिकायत की गई, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाध्य नहीं है उस घटना को चेक करने के लिए। यानी 1 साल से कम की ही घटना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखता है। तो आयोग की भूमिका क्या है? एक सलाहकार की भूमिका है और सिफारिशकर्ता की भूमिका है। यह सरकार को क्या करेगी? रिपोर्ट देगी और उसके साथ साथ अपनी सलाह देगी। इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, हालांकि यह आर्थिक सहायता दे सकता है। अब यहाँ अंतर है, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है इनकी रिपोर्ट में, तो दोषी को सजा कौन देगा? अदालत देगी। लेकिन कोई पीड़ित है, इनकी रिपोर्ट में निकल कर आता है कि यह व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको सहायता देने की जो व्यवस्था है, वह इसके क्षेत्र में हमको दिखता है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के पास यह है कि वह क्या करे? आर्थिक सहायता दे सके किसी व्यक्ति को, यानी पीड़ित को। लेकिन किसी दोषी को सजा देने की शक्ति नहीं है किसके पास? मानवाधिकार आयोग के पास। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह संस्था तो कमजोर है, कोई भी समस्या होगी उस पर रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट बनाकर अपनी सलाह देगी, और सलाह के बाद क्या होगा यह तो हमको पता नहीं है। तो यह भी तय किया गया है। कैसे? जो भी यह सिफारिश करेगी, उस सिफारिश पर क्या कार्यवाही हुई, यानी उस पर क्या काम हुआ, उसकी सूचना 1 महीने के भीतर आयोग को
देना होगा। यानी आयोग ने कोई सिफारिश की कि ऐसा होना चाहिए, उस सिफारिश पर क्या हुआ उसकी सूचना आयोग को 1 महीने के भीतर देना होगा। 1 महीना मतलब जब आयोग ने रिपोर्ट दी है तब। जो आपके सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं, यानी जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके विषय पर आयोग अगर कोई सुझाव देती है या फिर अपनी रिपोर्ट देती है, तो उस केस में जो टाइमिंग है वह कितनी हो जाएगी? 3 महीने। यानी सामान्य केस में यह टाइमिंग कितनी है? 1 महीने की। अगर मामला है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस केस में यह एक्सटेंड हो जाता है और 3 महीने का समय मिलता है। यानी 3 महीने के अंदर किसी संस्था ने या फिर सरकार ने क्या काम किया है, यह आयोग को बताना होगा जो उसने रिपोर्ट किया था। तो सामान्य केस में 1 महीना और सिक्योरिटी फोर्सेस के केस में 3 महीने का समय मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि 2006 में जो प्रमुख परिवर्तन हुए, वह प्रमुख परिवर्तन कौन-कौन से हैं? यानी संशोधन करके कैसे इसकी संरचना को बदला गया। पहले क्या होता था कि जो एनएचआरसी है, यानी जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई ही क्या नियुक्त होगा? एनएचआरसी का अध्यक्ष। और इसी तरह से जो आपका एसएचआरसी है, यानी स्टेट लेवल की संस्था, इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो हाई कोर्ट है, उसका कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इसको बदला गया और बदल कर क्या प्रावधान किया गया कि अब कोई जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, यानी चाहे वह सीजीआई रहा हो या फिर सीजीआई ना रहा हो, केवल क्या है, सामान्य आप कह सकते हैं यहाँ पर न्यायाधीश रहा हो। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सामान्य के केस में कम से कम उसने 3 साल की सेवा दी हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट में वह कम से कम 3 साल तक क्या रहा हो? जज रहा हो उस केस में, या फिर वह सीजीआई रहा हो उस केस में। क्योंकि यहाँ आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है सीजीआई के केस में यह 3 साल वाली बात ना लागू हो, यानी सीजीआई कोई 2 ही साल रहा हो, तो तब भी वह योग्य है। और सामान्य केस में वह कम से कम क्या रहा हो? न्यायाधीश। उस केस में वह क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है नेशनल लेवल पर। और इसी तरह से जो राज्य का स्तर है, वहां पर भी यह व्यवस्था लागू होती है। यानी कोई भी जो हाई कोर्ट का जज है, वह जज नियुक्त हो सकता है किस पर? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष के पद पर। तो यह अंतर हो गया। अब यह परिवर्तन कब हुआ? 2006 में। इसके साथ साथ जो हमने संस्थाओं की बात की थी, जिनके अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यह भी बाद में शामिल हुआ। इसके अध्यक्ष क्या थे? अपने आप बन जाते हैं सदस्य। इसी तरीके से जो विकलांग जन आयोग है, इसका जो मुख्य आयुक्त है, वह भी सदस्य होगा किसका? एनएचआरसी का। यह परिवर्तन किया गया। इसके साथ साथ पहले क्या होता था कि जो भी मामला एनएचआरसी के पास जाता था, एनएचआरसी उस मामले को देखती थी। अब एनएचआरसी को यह अधिकार दिया गया कि अगर मामला राज्य का है, तो वह राज्य को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है मामला। यानी एनएचआरसी अब एसएचआरसी को मामले ट्रांसफर कर सकती है। यह परिवर्तन किया गया। इसके साथ साथ जो आपका एनएचआरसी है, इसको बिना किसी सूचना के, यानी पहले से बिना बताए किसी भी जेल में जाने का, किसी भी हिरासत केंद्र में जाने का या किसी भी संस्था में जाने का अधिकार है। यानी इनको वारंट नहीं चाहिए, इनको किसी तरीके का पेपर नहीं चाहिए किसी भी संस्था में प्रवेश करने से पहले। तो यह किसी भी संस्था में जा सकती हैं और वहां पर जो मानवाधिकारों की स्थिति है, उसकी जांच कर सकती है। यह अधिकार भी दिया गया। तो यह 2006 में प्रमुख परिवर्तन हुए। इसी तरह से 2019 में परिवर्तन हुआ और यहाँ पर जो सबसे विवादित परिवर्तन है, वह आप जरूर ध्यान रखिएगा। विवादित क्या? एक तो जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को घटाकर 5 साल से कर दिया गया 3 साल। मतलब पहले कार्यकाल था 5 या 70, अब हो गया 3 और 70, यानी 3 साल का कार्यकाल कर दिया गया। दूसरा जिसपे सबसे ज्यादा विवाद है कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। पीछे हमने पढ़ा कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, उसके पीछे कारण क्या था वह भी हमने समझा। लेकिन अब क्या प्रोविजन है? पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है, कार्यकाल इनका घटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में मानवाधिकारों से संबंधित मामले हैं, उनको देखेगा कौन? एनएचआरसी, यानी राष्ट्रीय स्तर की संस्था ही दिल्ली के मामलों को भी देखेगी। तो मुख्यतः यह 2 परिवर्तन किए गए 2019 के संशोधन से। तो हमने राष्ट्रीय स्तर की संस्था की जो बात है, उसे ठीक से समझ लिया। राज्य स्तर की संस्था की जो बात है, उसे भी हम देख लेते हैं। कार्य प्रणाली जो है, वह लगभग केंद्रीय स्तर की संस्था के समान ही हमको दिखती है, यानी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। यह भी कैसे बना? 1993 के अधिनियम से। लेकिन यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जहाँ कंफ्यूजन होगा। 3 तरह के विषय होते हैं: संघ स्तर के, राज्य स्तर के और
समवर्ती स्तर के, यानी संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। जो आपकी संघ सूची है, इस पर कानून कौन बनाएगा या फिर यह किसके कंट्रोल में आएगा? केंद्र सरकार के, ऐसा आप कह सकते हैं। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषय में दोनों मिलकर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः अगर दोनों में विवाद हो, यानी राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो, तो किसका ज्यादा प्रभावशाली होगा? केंद्र का। यानी समवर्ती सूची में ज्यादा प्रभाव किसका है? केंद्र का। लेकिन जब बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो जो राज्य सूची के विषय हैं वह विषय, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं वह विषय भी कौन देखेगा? राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यह अंतर आप ध्यान रखिएगा। इसकी संरचना में क्या है? एक अध्यक्ष है और दो इसके क्या है? सदस्य हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन यहाँ पर पेच है। पेच क्या है? हटाएगा कौन? हटा इनको केवल सकता है राष्ट्रपति। तो राज्य स्तर की संस्था है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। यह भी आप ध्यान रखिएगा। इनको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। पीछे हमने पढ़ा था क्या? सिविल न्यायालय की, और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? दीवानी न्यायालय की। अब इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? पर्यायवाची हैं। इस तरह के कंफ्यूजन प्रीलिम्स में पैदा किए जाते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन को ध्यान में रखिएगा। चाहे बात करें सिविल न्यायालय की, चाहे बात करें दीवानी न्यायालय की, दोनों एक ही मामला है। दीवानी न्यायालय की इसको शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ साथ हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रावधान भी कहाँ है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। यानी प्रत्येक जिले पर एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रोविजन भी था कहाँ पर? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। तो राज्य स्तर पर संस्था, केंद्र स्तर पर संस्था और जिले स्तर पर क्या है? न्यायालय की स्थापना। अब न्यायालय क्या करेगा? यह करेगा न्याय, यानी दंड देने का अधिकार किसके पास आ गया? मानव अधिकार न्यायालय के पास। तो राज्य स्तर की संस्था, केंद्र स्तर की संस्था, यह क्या करेंगी? सुझाव देंगी, और दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायालय करेगा। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड न्यायालय बनाया गया, जिसको कहेंगे मानव अधिकार न्यायालय, और यह प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो यह पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हमने समझा कि जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है, यह किस प्रकार से स्थापित है, इसकी संरचना क्या है और कैसे यह काम करता है। प्रीलिम्स में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।